पिछले क्लास में हम लोग ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव होता है उसको भी डायग्राम से भी देख चुके थे, थ्योरेटिकली भी देख चुके थे। अब इस चैप्टर में एक दो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है, जिसको स्कूल वगैरह में करवाया जाता है। आपको करवाया गया है नहीं करवाया गया तो नहीं पता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है जो कि आते रहता है, मतलब 2-3 साल के इंटरवल पर एक दो क्वेश्चन है जो कि आते रहता है। नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है, एडवांस में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता था। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो आपको पढ़ना है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बुक में जनरली रेजोनेंस कॉलम नाम से भी देता है, ठीक है, या रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के भी नाम से देगा। इसमें होता क्या है ये समझिएगा। एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड है जो कि भर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क जो होगा उसको वाइब्रेट करवाया जाएगा। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, उसके कारण एक प्रोग्रेसिव वेव यहाँ पर जनरेट होगा और वो रिफ्लेक्ट होकर के सुपर इम्पोज होगा, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा ट्यूब में। ट्यूनिंग फॉर्क का अपना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि f होगा, ठीक है। तो ये जो वेव क्रिएट करेगा वो ट्यूब में जाएगा और उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगा क्या स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा ना जी, कोई दिक्कत लग रहा है। तो इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा ट्यूब का। ये वाला कौन है बताओ तो, ओपन ऑर्गन पाइप कितना लग रहा है कि क्लोज ऑर्गन पाइप कितना लग रहा है? क्लोज ऑर्गन पाइप कितना, यहाँ पर क्लोज है। तो इस ट्यूब का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा और ट्यूनिंग फॉर्क का भी अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो जिस सिचुएशन में इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा उस समय में रेजोनेंस वाला कंडीशन होगा, और रेजोनेंस वाला कंडीशन होगा तो लाउड साउंड सुनाई देगा। ये समझ में आ रहा है। तो होता क्या है कि शुरू में पानी पूरा भरा हुआ और यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब क्या करिएगा कि जैसे जैसे पानी को नीचे लाइएगा ना तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्यूब बनेगा ना जी, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्या होगा कि आपको आवाज सुनाई देगा, मान लो कि आवाज धप 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 सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी को नीचे लाइएगा तो आवाज धप 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 सुनाई हमको देगा। एक समय ऐसा होगा ना कि पानी लेते 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 एक जगह पर जब वो आएगा तो एक लाउड आवाज करेगा, धमाक सा करेगा जोर से। तो आपको समझ जाना है कि वो कंडीशन जो है वो रेजोनेंस कंडीशन है। उस समय में क्या हुआ होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया होगा, वाइब्रेट करने का एनर्जी मैक्सिमम हो गया होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो जब आप पानी को नीचे करिएगा तो साउंड है जो कि धीरे धीरे ही सुनाई देगा। अरे बोलो यार, लेकिन एक लेंथ ऐसा होगा ट्यूब का जिसमें कि एयर भरा हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? उस लेंथ पर जोर से आवाज सुनाई देगा। इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस हुआ। कोई दिक्कत लग रहा है? अब क्या होगा कि और है जो कि लिक्विड को आप नीचे करने लगिएगा तो फिर से देखिएगा कि आवाज जो कि कम हो रहा है, डब 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 इस टाइप से कर रहा है, कम आवाज कर रहा है। हो सकता है आपको सुनाई भी नहीं दे लेकिन कम आवाज कर रहा है, ठीक है। और फिर एक समय एक ऐसा लेंथ होगा जब फिर से जोर से आवाज करेगा, ढबाक। इसका मतलब उस समय में भी क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज लाउड तभी होगा जब रेजोनेंस कंडीशन होगा। तो ये समझ में आएगा कि पहला बार जब लाउड साउंड सुनाई दिया होगा उस समय भी रेजोनेंस हुआ होगा। इसका मतलब उस समय भी ट्यूब का फ्रीक्वेंसी उतना होगा जितना ट्यूनिंग फॉर्क का होगा। और सेकंड लाउड साउंड सुनाई दिया उस सिचुएशन में भी जो ट्यूब का फ्रीक्वेंसी होगा वो किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। समझ में आया? जब भी लाउड साउंड सुनाई देगा जी तो रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब ट्यूब का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे बोलो यार। तो सवाल कैसे कैसे डील किया जाता है उसके लिए आपको किस वे में सोचना है ये अब बताने जा रहे हैं। समझिएगा, इस डायग्राम को देख के लग रहा होगा कि ये वाला जो लेंथ है वो λ/4 के बराबर है। ये आधा लूप आपको नहीं लग रहा है? तो यहां से समझ में आ रहा होगा आपको। ये रटना नहीं है, हम खाली ऐसे ही बता रहे हैं। इस ढंग से डील नहीं करना है, क्या दिमाग में रखना है बता रहे हैं, बस केवल ये जान लीजिए ऐसे ही। तो ये समझ में आ रहा है कि L1 + E
ये ई कोई लेंथ है, ठीक है, अभी बता रहे हैं इन करेक्शन। ये किसके बराबर होगा? तो लैम्डा बाई 4 के। कोई दिक्कत लग रहा है? और यहां पर जब सेकेंड लाउड साउंड हुआ तो ये समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट लाउड साउंड था, ये सेकेंड लाउड साउंड था, तो एक लूप का तो बढ़ना था ही। तो L2 प्लस E ये किसके बराबर होगा? तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 4। कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ पर क्या? ऐसे सोचना नहीं है, अभी हम केवल बता रहे हैं आपको कि जो जनरल वे से पढ़ाया जाता है ना उसमें ऐसे लिखा जाता है। अरे बोलो यार, आपको तो ऐसे ही हवा में ही पकड़ लेना है सोच करके। क्या कि फर्स्ट लाउड साउंड हुआ और सेकेंड लाउड साउंड हुआ तो दो सक्सेसिव रेजोनेंस होगा। इसका मतलब एक मोड का चेंज हुआ है और एक मोड का चेंज होने पर एक लूप ना बढ़ता है। इसका मतलब कितना लेंथ बढ़ता है? लैम्डा बाई 2 बढ़ता है। तो समझ में आ रहा है आपको कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि L2 माइनस L1 का वैल्यू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब नहीं सोचना है, एकदम ऐसे ही डील करना है आपको। समझ में आया? इधर से कहानी किया जाता है, फिर है जो कि सब लाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि पहला रेजोनेंस हुआ, दूसरा रेजोनेंस हुआ, अपने एक मोड का डिफरेंस हुआ तो एक लूप बढ़ा, मैंने लैम्डा बाई 2 का गैप हुआ। बोलो यार, क्योंकि तुमको रटवाया नहीं जा सकता, तुमको पढ़ना है फर्स्ट लाउड में और सेकेंड लाउड में। वहां पर हो सकता है एग्जाम देगा, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट लाउड साउंड इतना लेंथ पर हुआ है, फोर्थ लाउड साउंड इतना लेंथ पर हुआ, तो सब फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि कंसेक्यूटिव लाउड साउंड, इसका मतलब क्या हुआ? एक मोड का गैप है, मैंने लैम्डा बाई 2 का गैप है, 1 और 4 देगा। तो 1 और 4 जाने में क्या होगा? 1 से 2 जाइएगा, 2 से 3 जाइएगा, 3 से 4 जाइएगा, तो 3 मोड का गैप हुआ जी। तो 3 इंटू लैम्डा बाई 2 होगा, वो बराबर होगा उसके लेंथ के चेंज का। बोलो यार, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? अच्छा, लेंथ जो होगा ये बता, पानी के लेंथ से हमको नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? जो एयर में। बोलो यार, तो स्केल के हेल्प से लेंथ नापा जाता है, वो दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेंथ नापा जाएगा, समझ में आया कि लैम्डा निकल जाएगा वेव का। बोलो यार, लैम्डा वेव का निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी हमको पता ही होता है इसका। कैसे? तो इसका वही फ्रीक्वेंसी होगा जो किसका होगा? ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा। तो इधर से लैम्डा आपको निकल जाएगा तो दो ढंग का सवाल पूछेगा, या तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे देगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क पूछेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि लैम्डा निकल जाएगा वेव का और वेलोसिटी दे दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा ट्यूब का। और जो ट्यूब का फ्रीक्वेंसी होगा वही किसका फ्रीक्वेंसी होगा? ट्यूनिंग फॉर्क का होगा। ट्यूनिंग फॉर्क और ट्यूब फ्रीक्वेंसी के व्यू से सेम ही हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन। समझ आ रहा है? तो वो जानबूझ कर करके, मतलब ट्यूब में कितना फ्रीक्वेंसी वो नहीं पूछता है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पूछता है। समझ में आया कि दोनों एक ही है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो लेंथ का गैप निकाल करके लैम्डा निकल जाएगा। हम ही नहीं बोले लेंथ का गैप लैम्डा बराबर, लैम्डा बाई 2 के बराबर है। तो लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा निकल गया तो या तो एफ देगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछेगा, या वेलोसिटी ऑफ साउंड देगा तो एफ पूछेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो जी। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा, ये थोड़ा सा अभी तक नहीं पढ़ाया गया था इसको, क्योंकि इसका चर्चा भी नहीं करता है जनरली। मैंने 99% क्वेश्चन में चर्चा नहीं करेगा, 1% क्वेश्चन में चर्चा कर सकता है इंड करेक्शन के बारे में। थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकली भी पूछ सकता है। जब तक इंड करेक्शन का चर्चा नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां समझिएगा, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूब के इंड पर, जस्ट इंड पर एंटी नोड बनेगा। अरे बोलो यार। और ट्यूब जब क्लोज रहेगा तो जस्ट इंड पर नोड बनेगा, यही ना पढ़ते हैं जी। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि ट्यूब के जस्ट इंड पर एंटी नोड नहीं बनता है, थोड़ा सा बाहर बनता है।
अरे होता क्या होगा, तो ट्यूब के जस्ट इंड पर देखिएगा तो हवा थोड़ा बहुत बंधा हुआ टाइप का ना फील करेगा। अरे बोलो यार, तो थोड़ा सा बाहर हो करके कंप्लीटली वो फ्री होता है। नहीं बात समझ में आया? नहीं भी समझ में आया? तुम याद रखोगे कि एंटीनोड ट्यूब के ओपन इंड के जस्ट माने ओपन इंड पर नहीं बनता है, उससे थोड़ा सा बाहर होकर के बनता है, उससे थोड़ा सा अंदर होकर नहीं, थोड़ा सा बाहर होकर के बनता है। तो जितना लेंथ बाहर होकर के बनता है वो इंड करेक्शन कहलाता है, इसलिए ई से इंडिकेट किया गया उसको। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, नोड को देखोगे तो नोड एकदम एग्जैक्टली इंड पर ही बनता है, तो नोड के सिचुएशन में इंड करेक्शन नहीं होता है, एंटी नोड के सिचुएशन में इंड करेक्शन होगा। और उसमें भी इंड करेक्शन कहां पर देखोगे, तो नाम ही बोल रहा है इंड करेक्शन, जहां जहां एंटी नोड बना वहां वहां नहीं, ट्यूब के इंड पर जो एंटी नोड बनेगा वहां पर करेक्शन देखना। क्या दिक्कत लग रहा है? जब तक इंड करेक्शन का चर्चा नहीं करेगा या क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा तब तक इंड करेक्शन के बारे में सोचना नहीं। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में सोचने लगना इंड करेक्शन नहीं दिया है। अरे बोलो यार, तो ये बात आप समझिएगा। तो जहां भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना एल, अरे ओपन ऑर्गन पाइप में क्या पढ़ रहे थे, एल इंटू वी बाई 2एल। तो ओपन ऑर्गन पाइप में अब एल के जगह पर एल इफेक्टिव होगा। कि समझ में आ रहा है कि इधर भी ई बढ़ेगा इधर भी ई बढ़ेगा, तो 2e से बढ़ गया, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल प्लस 2e। बस इतनी सोचना है कि फॉर्मूला में जहां एल मारते थे ना वहां पर एल प्लस 2e मारेंगे अगर इंड करेक्शन होगा तो ओपन ऑर्गन पाइप में, और क्लोज ऑर्गन पाइप होगा तो एक तरफ में इंड करेक्शन होगा, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू एल प्लस ही होगा। अरे खाली माहौल बना रहे तो कुछ है नहीं, तुम देख लो। समझ में आ रहा? किसी दिन वो क्वेश्चन दे सकता है कि लेंथ ऑफ ट्यूब इतना है और इंड करेक्शन इतना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो भी फॉर्मूला आप पढ़े थे ना तो उसमें आप इंड करेक्शन के बारे में सोच कर करके एल को चेंज कर लीजिएगा, तो ओपन रहेगा कौन, ट्यूब, तो दोनों तरफ ई जुटेगा तो एल के जगह पर कितना हो जाएगा, एल प्लस 2e, और एक तरफ रहेगा तो एल प्लस ई होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, एक चीज ध्यान देना जी, ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आया है जिसको भी ध्यान रखिएगा। इंड करेक्शन का वैल्यू 0.6 आर के बराबर होता है, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। कोई जरूरी नहीं कि यही वाला, यहां पर भी आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो अगर जो कभी आपको ऑर्गन पाइप का लेंथ का चर्चा करेगा साथ ही साथ रेडियस का भी चर्चा कर देगा, तो आपको समझ जाना है क्या कि उसका मतलब वो इंड करेक्शन पर जाना चाह रहा है। जनरली देता नहीं है, लेकिन नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 बार क्वेश्चन आया है इससे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इंड करेक्शन निकालने का 2 तरीका है। एक तो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटली जो आता है उसको आप याद रखिएगा, बोलो यार। एक क्या होता है ना, किसी का रेशियो लिया जाता है, यहां से डील कर लिया जाता है कि अच्छा लाता है, तुमको डायरेक्ट याद रखना। इंड करेक्शन को तुमको याद रखना है कि 0.6 आर के बराबर होता है, बोलो यार, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप जो भी होगा। और अगर जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में इंड करेक्शन पूछेगा तो एक फॉर्मूला और बच जाता है। ये वाला सब जगह के लिए समझ में आ रहा है, ये वाला कहां से आया, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये याद रखिएगा कि E का वैल्यू कितना होता है, 1/2 L2 - 3L1। 2 हो गया सेकंड वाला और L1 हो गया फर्स्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? देखो, इंड करेक्शन का चर्चा नहीं करेगा तो तुमको समझ जाना है कि यहीं से सवाल पूछेगा, जिसमें रखना तो कुछ है ये नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो ये चीज रखना है, एक ये रखना है, एक ये रखना है, बाकी तो ये तो ऐसे ही सोच करके बता देगा। फर्स्ट लाउड साउंड सेकंड लाउड साउंड, इसका मतलब जो लेंथ में गए वो λ/2 के बराबर है। बोलो यार, और उसके बाद जो डील कर लोगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन देखो क्या दिया, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस अकर्स एट 20 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। मतलब L1 और L2 का डाटा दे दिया, आपको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्म बताइए और इंड करेक्शन बताइए। तो इंड करेक्शन 0.6 आर भी होता है, लेकिन इसमें आर का चर्चा किया है कहीं पर, तो इसका मतलब उस ढंग से नहीं बनेगा, दूसरे वाला से बनेगा। खैर उसको देखेंगे।
तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि गैप देखिएगा, तो L2 माइनस L1 कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, यही ना हुआ, ये बराबर होगा किसके लैम्डा बाई 2 के, बोलो यार। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, बस इतना कर लिए सब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। लैम्डा आ ना गया, अब लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी बताइए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, तो v बाई लैम्डा से, बोलो यार। तो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी आप v बाई लैम्डा से ट्यूब का निकालिएगा, लेकिन वही ट्यूनिंग फोर्क का भी हो जाएगा, तो दिक्कत लग रहा है। तो v का वैल्यू कितना हो गया 360 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला है कितना, ये समझ में आया कि ये 0.9 मीटर होगा, समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऐसा होगा, तो कितना हो गया, ये 4 देखो कितना हो गया 400 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी। ये किसका फ्रीक्वेंसी है, ट्यूब का कि ट्यूनिंग फोर्क का, दोनों का, तो उसी सिचुएशन में तो रेजोनेंस कर रहा है, बोलो यार। और क्या पूछा है कि इंट करेक्शन बताइए कितना होगा, तो ई का वैल्यू आप याद रखिएगा 1/2 L2 माइनस 3L1, ये सब में आ रहा है, सेंटीमीटर में रखा गया है, तो ये कितना आ गया 5/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत लग रहा है, हो सकता है कि इसमें क्या पूछ देता है रेडियस ऑफ ट्यूब बताओ, तो इंट करेक्शन पता रहेगा तो रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं निकल जाएगा। अगर जो पूछा तो उतना करता नहीं है, आप लोगों में इसी ढंग का सवाल पूछा, ये भी नहीं पूछा है जेईई मेन में, आईआईटी में केवल पूछा था इंट करेक्शन वगैरह का, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो डील हो जाएगा, कुछ है इसमें थोड़े, बस ट्यूब को याद रखिएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है, चलिए अब एक पढ़ना है कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है समझिएगा जी, इसमें होता क्या है कि ये पिस्टन और ये पिस्टन फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको फिक्स कर दिया था, तो इसको फिक्स कर दिए आप, और यहां पर क्या किए कि एक ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किए, तो ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करिएगा, तो नहीं लग रहा है कि ये हवा को ऐसे ऐसे करेगा, तो वो हवा टकराएगा किससे, पिस्टन से, तो पिस्टन भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे, लेकिन वाइब्रेट तो करेगा ना, चाहे सब ही करेगा कि नहीं करेगा। साउंड सुनाई दे रहा है आपको, तो हवा वाइब्रेट करता हुआ आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ठीक उसी ढंग से ये वाला ट्यूनिंग फोर्क जब ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे करो तो लगेगा हवा तुमको, तो वाइब्रेट कर रहा है यहाँ का एयर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा कि उसके कारण से कौन होगा, पिस्टन है जो कि वाइब्रेट होगा, पिस्टन वहां चलने लगेगा, वाइब्रेट होगा, और पिस्टन वाइब्रेट होगा तो इसके अंदर का जो गैस या एयर है वो वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, तो पहले इसमें प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होगा, लेकिन फिर टकरा कर क्या फॉर्म कर देगा, स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर देगा। तो उतना जानना नहीं है आपको, बस यही समझना है कि ये वाला ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट किया जाएगा तो इसके कारण यहाँ पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोलो यार। अच्छा, इसमें किया क्या जाता है ये समझिएगा, इस ट्यूब के सरफेस पर, अंदर वाले सरफेस पर एक बहुत ही हल्का सा पाउडर है जो कि बिछा दिया जाता है यूनिफॉर्म ढंग से, ठीक है। तो लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है वो हल्का पाउडर माना जाता है, वह थोड़ा सा भी हवा लगेगा तो वो उड़ता है, अब भारी रख दोगे हवा मार रहे उड़िए नहीं रहा, समझ में आ रहा है। जैसे लड़की लोग को पाउडर मारती है तो वो पाउडर नहीं मार देना, कहीं तो चिपक न जाता है, हवा चल रहा उड़िए नहीं रहा। तो ये बात समझिए गया कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली लाइकोपोडियम पाउडर है जो कि रख दिया था। लाइकोपोडियम पाउडर ही जरूरी नहीं है, कोई दूसरा पाउडर मगर माने हवा वहां पर थोड़ा सा तेजी से चले ना तो वो उड़े, समझ में आ रहा है। कोई भी पाउडर रख सकते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम पाउडर हल्का था इसलिए उसी के थ्रू एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। तो शुरू में यूनिफॉर्म था जब वेव नहीं था, और जब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, तो यह बात समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ का हवा जहां पर एंटी नोड बनेगा वहां पर हवा ऐसे ऐसे जोर से होगा, कहते हो यस,
कि डायग्राम देख करके नहीं सोच लेना कि ऐसे ऐसे होता होगा, नहीं समझ में आ रहा है। ये बस केवल इंडिकेशन है कि यहाँ पर क्या बना, एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड। बोलो यार, अगर स्ट्रिंग रहता तब सच में ऐसे ऐसे होता, बोलो यार, लेकिन साउंड में होगा तो ऐसे ऐसे ना होगा। तो जहां पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा वहां पर जो मीडियम का मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा से ना वाइब्रेट करेगा, तो वहां पर क्या होगा कि पाउडर उड़ जाएगा वहां का, और कहां पर पाउडर जाकर करके जमा होगा, जहां पर हवा नहीं हिल डोल रहा है या कम हिल डोल रहा है, मतलब वो नोड पर जाकर करके जमा होगा। बात समझ में आया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हीप का फॉर्मेशन कहां पर होता है, नोड पर कि एंटी नोड पर, बताओ तो। नोड पर। बहुत सारा बच्चा सोचता है कि हीप तो ऊंचा ऊंचा दिखाई देता है, और ऊंचा ऊंचा उसको एंटी नोड में देखने का आदत रहता है, बोल देता है एंटी नोड, तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हीप का फॉर्मेशन कहां पर होगा, नोड पर। फील कर रहे हो ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, बोलो यार। तो हीप के बीच का लेंथ को तुम नापोगे तो नोड के बीच का डिस्टेंस देगा, मैंने λ/2 देगा, बस इतना ही करना था। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझ आ रहा है कि नहीं, जब इसके बीच के लेंथ को देखा जाता है तो जो लेंथ आता है वो λ/2 के बराबर होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसको ग्लास ट्यूब में किया जाता है ताकि बाहर से भी दिख सके कि यहाँ से यहाँ तक है जो कि हीप जो है, बोलो यार। अब लोहा का पिस्टन है तो मुड़िया घुसा के देखना पड़ेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ये समझ आ रहा है कि इसको किसमें किया जाता है, हाँ, ग्लास ट्यूब वगैरह में किया जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर बाहर से ही आपको हीप के बीच का गैप पता चल जाएगा, तो λ/2 पता चल जाएगा। λ/2 पता चल गया फिर सब पता चल जाएगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है। नहीं समझ में आया। तो लेंथ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक्चुअली एल का वैल्यू λ/2 है तो λ/2 हुआ ना, तो बोलेंगे ना कि लेंथ के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे लैम्डा को। लैम्डा मालूम हो गया तो या तो वेलोसिटी देगा इस मीडियम में साउंड का तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा, और फ्रीक्वेंसी दे देगा तो वेलोसिटी पूछ सकता है। अरे बोलो यार, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, बस खाली सुना हुआ रहना चाहिए। और हीप कहां बनता है तो रट ले नहीं रहना, हमको भी नहीं रटा हुआ। हीप कहां बनेगा तो भाई जहां एंटी नोड बनेगा वहां जोर से होगा तो वहां का उड़ जाएगा, तो वहां खाली ना रहेगा, तो जमा होगा कहां पर, नोड पर जाकर के जमा होगा। बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत लग रहा है? तो दिया हुआ है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हीप इज if distance between two consecutive heap in Kunz tube is 10 centimeter, then find frequency of tuning पर कुछ भी पूछेगा Kunz ट्यूब वाला और रेजोनेंस कॉलम ट्यूब वाला, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेंथ के हिसाब से लैम्डा पर पहुंचना है। तो इसमें क्या था, जो लेंथ का गैप होता था वो λ/2 होता था, और इसमें भी क्या हो गया कि जो लेंथ होगा माने डिस्टेंस होगा दो हीप के बीच में वो λ/2 के बराबर होगा। बोलो यार, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर किसके बराबर है, λ/2 के। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब लैम्डा आ गया तो जो भी कहेगा निकालिएगा। फ्रीक्वेंसी कितना होगा तो v/λ, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो v का वैल्यू कितना दिए हो, 330। कोई जरूरी नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी पूछता, हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क देख करके वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ लेता इस मीडियम में। यहां पर कोई दूसरा गैस भी वो डाल दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एयर ही है। बोलो यार। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2। ऐसा तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, तो ये किसके बराबर हो गया, 1650 हर्ट्ज के बराबर। कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ है ही नहीं जो दिक्कत लगे, खाली सुना हुआ रहेगा तो हो जाएगा, नहीं गुजरा हुआ रहेगा पूछ देगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, कितना दिमाग रहे पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है जी,
कि लेंथ ऑफ ट्यूब बताइए इफ इट इज वाइब्रेटिंग इन 10th हार्मोनिक्स। अब इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका तो क्या है कि थोड़ा सा लंबा टाइप को आपको फीलिंग दे सकता है, और एक तरीका क्या है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक्स में मतलब फंडामेंटल में होता तो यहां नोड बनता, यहां नोड बनता, मतलब एक लूप होता फर्स्ट में, सेकेंड में बनेगा तो कई लूप होगा, दो को। इस सिचुएशन में तो यही ना होगा जी, और दोनों तरफ क्लोज है तो एक लूप बनेगा ना जी फर्स्ट में, सेकेंड में दो को बनेगा, तो एक एक बढ़ते जाएगा। तो 10th हार्मोनिक्स में कितना बनेगा बताओ तो? 10 लूप के बराबर बोलो यार। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना आ गया 10, एक लूप कितना होता है तो 5 लैम्डा। बोलो यार, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर, बोले तो 1 मीटर। ये सवाल अभी तक आया नहीं है कि अपना मन से हम बना कर देख लेंगे, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, किसी का दिमाग ऐसे नहीं काम किया तो कोई बात नहीं, आपको 10th हार्मोनिक का चर्चा किया है तो फ्रीक्वेंसी तो उतना ही ना है जी। अरे बोलो, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? n, जिसमें 10 होगा। बोलो, v का वैल्यू कितना है? बाई 2l। कोई दिक्कत लग रहा है तो यहां से करके देख लीजिएगा यार। यहां से l का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, चला गया देखिए, ये कट करेगा तो 165 हो गया, तो 1685 कट गया, तो l का वैल्यू कितना आ गया? कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये नहीं पूछता, ये तो हम दे दिए हैं कि मन हो गया तो उसको दे दिए। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछता है, समझ आ रहा है? ये सब में क्या होता है ना कि जिस बच्चे को टू द पॉइंट नहीं बता रहा है कि क्या दिमाग में रखना, तो क्या होता है कि इधर से चलना स्टार्ट करता है तो गड़बड़ा जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो, एक क्वेश्चन जो अभी तक केवल आईआईटी में पूछा है, वो आप में भी पूछ सकता है या किसी एग्जाम में भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी दे सकता है, जो जान गए तो कुछ नहीं, और नहीं जाने तो फिर बहुत कुछ है उसमें, क्योंकि अगर बहुत कुछ नहीं तो आईआईटी कुछ भी नहीं करना, जान गए तो फिर कुछ नहीं। समझिएगा जी, अगर एक रड है ऐसा, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो ये समझ में आया, ये रड है, स्ट्रिंग नहीं है, रड है। रड और स्ट्रिंग में अंतर हो जाएगा जी। रड में दोनों वेव जनरेट हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों, और स्ट्रिंग में केवल ट्रांसवर्स वेव, ये रड दिया हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क जब ऐसे वाइब्रेट करेगा तो यहाँ के हवा को ऐसे न करेगा जी। तो बताओ, तो इसमें कौन सा वेव जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा। बोलो यार। और अगर जो ऐसा है रड और ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे वाइब्रेट किया गया, तो होगा क्या? ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ के हवा को ऐसे करेगा, तो इसके कारण ये रड पर भी इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, और जैसे ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा इस रड में, तो ऐसे होगा करके तो होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन होगा? ट्रांसवर्स होगा। बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा आपको? कोई दिक्कत लग रहा है? तो अगर रड में लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करना, तो रड के लेंथ के अलोंग ही वाइब्रेशन होना चाहिए ट्यूनिंग फॉर्क का। अरे ऐसे समझो ना कि ऐसे होगा, तो ऐसे मार रहा है, एक तरह से दिख नहीं रहा मारता हुआ, वो हवा को मार रहा है, हवा इसको मार रहा है, ऐसे, तो ऐसे ना होगा। और इसका जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो वाइब्रेट होगा ऐसे, तो ऐसे करिएगा तो ये वाला हवा को ऐसे कर रहा है, तो वो हवा इस पर टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? तो इसमें
ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा तो एक वो नीचे जाएगा तो बगल वाला प्लेट में ऐसे नहीं होगा जी, तो क्या होगा कि ट्रांसवर्स होगा। अच्छा ये समझना, ट्यूनिंग फॉर्क को तुम कितना नचा करके घुमाओगे, साउंड वेव जो क्रिएट होगा वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, साउंड हो जाएगा ट्रांसवर्स। साउंड वेव का प्रॉपर्टी ना है कि लॉन्गिट्यूडनल है। यहां पर क्या हो रहा है कि रड में बात किया जा रहा है। अच्छा ये समझ आ रहा है कि इसको ऐसे ऐसे कर रहे हो तो यहाँ का जो एयर होगा उसमें कौन वेव क्रिएट होगा, उसमें साउंड वेव वाला जो भी होगा तो लॉन्गिट्यूडनल ना होगा। साउंड में तो कैसे तुम करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा। बोलो जी, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा कि यहाँ का मॉलिक्यूल नहीं वाइब्रेट होने लगेगा, यहाँ का ना मॉलिक्यूल ऐसे पता चल रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछा है एक बार, आईआईटी क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस ढंग से वाइब्रेट किया है ये देख लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी कर सकता है न्यूमेरिकल के केस में रहेगा एकदम बच्चा सा फॉर्मूला मारे के आंसर आ गया, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेगा कि ऐसे वाइब्रेट कर देगा, कहेगा ऐसे वेलोसिटी ऑफ वेव बताइए, उसमें क्या कहले रहेगा कि टेंशन का भी डाटा दे ले रहेगा या मॉडुलस का भी डाटा दे ले रहेगा। अब पता नहीं चलेगा तुमको क्या √T/μ लगाए क्या √B/ρ वाला लगाए। समझ में आया? तो अगर इस ढंग से वो डायग्राम बना करके देगा तो रटना नहीं, सोचो कि ऐसे ऐसे करेगा तो रटवा पर समझो कि ऐसे हिट किया गया, रट पर ऐसे हिट करिएगा, अब वेव उधर चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसवर्स होगा तो ट्रांसवर्स वाला में √T/μ वाला लगेगा या म्यू के जगह पर OS करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? और इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करेगा, मैंने समझो ऐसे हिट किया तो लॉन्गिट्यूडनल वाला होगा। बोलो यार, तो √π/ρ का चर्चा करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इस टॉपिक को हम लोग एक बार और डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ मिसकंसेप्शन अगर रह गया होगा ना तो वो क्लियर हो जाएगा। समझिएगा जी, वेव चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, ये अगर रिफ्लेक्ट होगा किसी डेंसर मीडियम से टकरा कर, समझ आ रहा है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का फेज चेंज होगा 180 डिग्री से। डिस्प्लेसमेंट का फेज चेंज हो जाएगा, कितना से चेंज होगा 180 डिग्री से। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, और रेयर मीडियम से टकरा करके लौटेगा तो फेज चेंज नहीं होगा। बोलो यार। अब एक चीज और समझिएगा, साउंड वाले केस में अगर चेंज इन प्रेशर का बात करिएगा, उस सिचुएशन में अगर रिजिड से टकरा करके वेव वापस आएगा ना तो प्रेशर का फेज चेंज नहीं होता है। समझ में आया? मतलब अगर जो यहां पर कंप्रेशन गया तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, कंप्रेशन ही होगा। अगर जो यहां पे रेयरफैक्शन गया, ठीक है, अगर जो यहां पे रेयरफैक्शन गया है तो रिफ्लेक्शन भी कौन होगा, रेयरफैक्शन होगा। कहिएगा तो हम मैथमेटिकली भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन उतना से बहस मत रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर जो फ्री इंड है, जैसे कि ऑर्गन पाइप है और ये वाला जो है ये ओपन है, तो ये एक तरह समझिए कि फ्री इंड है, तब इसमें
जो भी आएगा यहां पर, मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर जो कंप्रेशन आएगा तो लौट कर करके कौन जाएगा, रेयरफैक्शन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर जो यहां पर रेयरफैक्शन आएगा तो लौट के कौन जाएगा, कंप्रेसर जाएगा। तो टू द पॉइंट ये बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट के फेक चेंज का बात करिएगा, ठीक है? तो रिजिड से टकरा करके जब वापस आएगा या डेंसर से टकरा करके वापस आएगा तो 180 डिग्री से फेज चेंज हो जाएगा, चाहे वो साउंड रहे, चाहे वो मतलब साउंड वेव रहे, चाहे स्ट्रिंग वेव रहे, ट्रांसवर्स वेव रहे या लॉन्गिट्यूडनल वेव रहे। बोलो यार। प्रेशर वाले केस में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर चेंज होने के केस में, प्रेशर के फेज चेंज में डिस्प्लेसमेंट का उल्टा बिहेवियर हो जाता है। रिजिड से टकराएगा तो फेज चेंज नहीं होगा, और रेयर से टकराएगा या ओपन एंड से टकरा के जाएगा तो फेज चेंज 180 डिग्री का हो जाता है। बोलो यार। अच्छा, एक चीज और समझिएगा जी आप, साउंड जो हम लोग सुनते हैं ना, तो किसके कारण सुनते हैं? तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रेशर सेंसिटिव होता है ये, मतलब हम लोग जो सुनते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के कारण नहीं सुनते हैं। किसके कारण सुनते हैं? प्रेशर के कारण सुनते हैं। तो कोई भी चीज पूछा जाएगा साउंड में, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट के व्यू से अलग रिजल्ट आएगा और प्रेशर के व्यू से अलग रिजल्ट आएगा, तो हम लोग को किसके साथ जाना पड़ेगा? प्रेशर वाले के साथ जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और देखा जो जाता है ना वो डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव होता है। तो लाइट के केस में देखने का अगर बात होगा तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? इसको फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे? इसको फॉलो करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, इसका आगे बहुत जरूरत होगा। वेव ऑप्टिक्स पे पूरा चर्चा किया जाता है इसका। होता क्या है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि रिजिड सरफेस ले लिए। अब होगा क्या कि साउंड यहां से गया और टकरा करके के इस आदमी के पास आया, और एक साउंड है जो कि डायरेक्ट गया, ठीक है? तो मान लो कि इधर x1 है, ये भी लेंथ x1 है, कुछ भी होगा, चलो मान लेते हैं x2 है, ये x3 है। तो पाथ डिफरेंस दिख कितना रहा है आपको? x1 प्लस x2 माइनस x3, ये पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। बोलो यार। तो मैक्सिमा के लिए ये किसके बराबर होगा? मैक्सिमा के लिए कौन सा लगेगा जी? n लैम्डा लगेगा ना जी? ये बराबर होगा n लैम्डा, ठीक है? और मिनिमा के लिए, ये मैक्सिमा के लिए हो गया, समझिएगा। और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? n माइनस 1/2 लैम्डा, ये मिनिमा के लिए होगा। इसमें रिफ्लेक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट का फेज चेंज हुआ होगा, मगर प्रेशर का फेज चेंज नहीं हुआ है। इस कारण से फॉर्मूला नहीं बदला। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पहले सुनिएगा, आगे बता रहे। लाइट का बात करते हैं। लाइट में क्या होगा कि ये रिजिड है और एक लाइट जो है वो इस ढंग से गया है, टकरा करके किसी के पास, और एक है जो कि डायरेक्ट गया है। तो यहां भी x1 इसको बोल दे रहे हैं, इसको x2, इसको x3 बोल रहे हैं। तो बात समझिएगा, पाथ डिफरेंस कितना है? x1 प्लस x2 माइनस x3, ये वाला हो गया पाथ डिफरेंस। इतना पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है, और इस पाथ में देखिएगा तो यहां टकराया है, तो टकराने के कारण 180 डिग्री से फेज चेंज हो गया होगा।
तो कभी भी फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो जाएगा ना किसी दूसरे इफेक्ट के कारण, तो आप याद रखिएगा कि मैक्सिमा मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है ना वो बदल जाता है। इसको फेज डिफरेंस से दिखा दिया जा सकता है, लेकिन लेवल 1 में हम उतना चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। तो आप शॉर्टकट यही याद रखिएगा कि लाइट के केस में अगर रिफ्लेक्शन के कारण किसी का फेज बदल जाएगा तो ऑब्वियस बात है 180 डिग्री से बदलेगा, तो मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। तो देखने में पाथ डिफरेंस आपको इतना लग रहा है ना जी, तो इस पाथ डिफरेंस के कारण फेज चेंज होगा और टकराने के कारण फेज चेंज हो जाएगा। तो उस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा, आप सोचिएगा कि अगर एक का फेज डिफरेंस चेंज हो गया रिफ्लेक्शन के कारण तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो इस सिचुएशन में डेल्टा एक्स का वैल्यू एन लैम्डा किसके लिए हो जाएगा? मिनिमा के लिए। अभी हटाइएगा ना और एग्जांपल से बुझाकर क्लियर हो जाएगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू n माइनस 1/2 लैम्डा किसके लिए हो जाएगा? मैक्सिमा के लिए। इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काम जो सेंसिटिव है वो प्रेशर के लिए है। तो रिजिड से टकराने के बाद यहाँ का प्रेशर चेंज हुआ है क्या? फेज चेंज नहीं हुआ, तो क्या है कि जैसे मैक्सिमम मिनिमा का बन रहा था वैसा ही बनेगा। अच्छा एक से और समझिएगा, अगर ऐसा देगा कि लाइट यहां से निकला और यहां टकरा कर करके इसके पास गया और इधर से यहां पर टकरा कर करके इसके पास गया, ठीक है, ये वाला रिजिड माना गया है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4। इसमें भी डाउट लग रहा है क्या? नहीं। और ये समझ में आ रहा है कि जब ये गया होगा यहां टेंसर से टकराया होगा तो फिर 180 डिग्री चेंज कर दिया होगा, और यहां पर टकराया ये वाला तो इसका भी फिर 180 डिग्री चेंज कर गया, तो दोनों में 180 डिग्री चेंज कर गया तो फिर से ओरिजिनल रिजल्ट ही लगेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस सिचुएशन में मैक्सिमा के लिए क्या होगा? पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा और मिनिमा के लिए कितना होगा? डेल्टा x का वैल्यू n माइनस 1/2 लैम्डा। तो इसको वेव ऑप्टिक्स पर पूरा चर्चा किया जाता है क्योंकि सवाल पूछा जाता है इससे। हम अभी चूंकि साउंड के बारे में बता रहे थे इसलिए लाइट के बारे में भी बता दिए। कोई दिक्कत लग रहा है? एक बात ध्यान से सुनिएगा, साउंड के केस में डिस्प्लेसमेंट के फेज चेंज में कुछ नया नहीं सोचेंगे। प्रेशर वाला में उल्टा होता है डिस्प्लेसमेंट का। बोलो जी, डिस्प्लेसमेंट का देखोगे तो रिजिड से टकरा करके जाएगा तो 180 डिग्री चेंज होगा। फिर बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है थोड़ा बहुत भी? तो ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर जो साउंड का प्रेशर का इक्वेशन को दे दे कि डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये जा रहा था और टकरा कर करके वापस आया है, तो डेल्टा पी का इक्वेशन फाइनली कितना होगा? किस ढंग से लिखाएगा? तो रिजिड से टकरा करके आया है तो डायरेक्शन तो चेंज करेगा यहाँ पर, लेकिन क्या फेज चेंज करेगा क्या? नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। अब वही अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता तब ये तो चेंज होता, साथ ही साथ यहाँ पर भी है जो कि एगो माइनस लग जाता। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब तुम ऐसे याद रखना ना कि साउंड वाला में रिफ्लेक्शन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम वाला में। बोलो यार। और लाइट वाला में तो ध्यान देना था, तो वेव ऑप्टिक्स पे पूरा चर्चा किया जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन है एक दो वो बता दे रहे ऐसे ही ताकि दिमाग खुल जाए तुम्हारा। समझ जाओ। मान लो कि इक्वेशन दिया है ऐसे कर करके 50
साइन 200 पाई टी प्लस कुछ भी 3x माइनस पाई बाई 4 कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है? वेव का इक्वेशन है। तो इसमें पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछना समझिएगा, बोले आप पार्टिकल जो एक्सचेंज कर रहा है वो 1 सेकेंड में अपने मीन पोजीशन से कितना बार गुजरेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 सेकेंड में कितना बार कुछ होगा उसके लिए हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी यहां से तुम निकालो, तो ओमेगा कितना है? 200 पाई। बोलो यार, ये बराबर होगा किसके? 2 पाई एफ के। तो यहां से एफ का वैल्यू कितना आ गया? 100। फ्रीक्वेंसी को फिल करिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में उतना बार साइकिल कंप्लीट किया। और ये आपको पता है कि साइकिल कंप्लीट करने क्या मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड पर है तो मीन पोजीशन पर गया होगा, फिर उधर के एम्पलीट्यूड पर गया होगा, फिर मीन पोजीशन पर आया होगा, फिर यहां पर आएगा, तब ना एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये समझ में आया कि एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 बार अपने मीन पोजीशन से पास करेगा। बोलो यार, तो इधर का क्वेश्चन वो सेट कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी जितना है उसका डबल बार वो क्या करेगा? अपने मीन पोजीशन से पास करेगा। बोलो यार, या किसी भी जगह से 2 बार पास करेगा। एक साइकिल में हर जगह से वो 2 बार पास करता, खाली एम्पलीट्यूड को छोड़ करके। एक एम्पलीट्यूड इधर है और एक एम्पलीट्यूड इधर है, तो यहां पर गया उसका दोबारा वापस नहीं ना आएगा जी एक साइकिल में। अरे यहां पर था तो इधर से गया अब वापस आया, तो ये नहीं लग रहा है कि हर पॉइंट पर से वो 2 बार गुजरा है। केवल इस एम्पलीट्यूड पर 1 बार था और यहां पर 1 बार था। अरे बोलो यार, तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगा तो किसी भी पोजीशन से 1 सेकेंड में कितना बार गुजरेगा? 2f बार गुजरेगा। बोलो यार, हालांकि जन का सवाल हम लोग किए थे, स्ट्रिंग फ्लाइट होगा। बोलो यार, तो उसमें यह था कि कितना इंटरवल में फ्लाइट होगा, तो नीचे जाएगा एम्पलीट्यूड तक, फिर वापस आएगा तो T/2 में। लेकिन उसमें ये भी पूछ सकता था कि 1 सेकेंड में कितना बार फ्लाइट होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी होता उसका डबल बार वो फ्लाइट होता। समझ आ रहा है ना? इसमें एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं सोचिएगा, नॉर्मल ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है? हो गया। अच्छा, एक चीज और देख ले सकते हैं आप, सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए खाली ऐसे। ये आप याद रख सकते हैं जी कि एनर्जी डेंसिटी, मान लो ग्राफ दे दिया एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? Vmax के स्क्वायर के। एनर्जी डेंसिटी हो गया वेव का, ये एनर्जी डेंसिटी किसका होगा? वेव का। ये प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल का जो Vmax होगा ना उसके स्क्वायर का। कैसे आता होगा? तुम सीधे रट जाना, मान लो कोई पूछ दिया तो ग्राफ पूछ दिया या थ्योरी पूछ दिया तो बना दोगे। एनर्जी डेंसिटी होता I/V, तो I को लिखोगे ना 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, वो भी a स्क्वायर, तो वहां पर से है जो कि तुरंत चलाता, लेकिन उतना मत करो, तुम ध्यान में रखना। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और एक चीज खाली इसे बोल देना चाह रहे हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए एक ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी का मतलब हुआ ना कि वेव चल रहा है ना, तो वेव पैकेट है जो कि कितना वेलोसिटी चलेगा। अरे नॉर्मल है, नाम ही बता रहा है ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी मतलब हुआ कि किसी एक पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं, कुछ पार्टिकल के कलेक्शन को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, तो खाली आप ऐसे रखते रहिएगा कि ये बराबर होता है v ग्रुप वेलोसिटी बराबर होगा d/d के। इसको सोचना कुछ नहीं, सीधे रट जाइएगा। हो सकता है कि थ्योरी देखे कि ग्रुप वेलोसिटी कितना होगा ना d/d के। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको रट जाइएगा यार। कोई दिक्कत लग रहा है तो ठीक है। इसको सुनिएगा सुनिएगा
इसको बहुत तवज्जो नहीं देना है, लेकिन इसको बहुत तवज्जो दिया था, इसी पर क्वेश्चन गलती है वो करवा लेता है। तो लाइट वाला में ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मिनिमम वाला जब भी वो बात करेगा तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई एक को टकराया तो नहीं, रेजर से टकराएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा फेज चेंज में, लेकिन डेंसर से टकराएगा तो एक टकराया तो उसका फेज चेंज होगा और दूसरा नहीं टकराया तो जो मेन फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा, और दोनों का फेज चेंज हुआ तो फिर वही रह जाएगा। इसको पूरा दिखा सकते लेकिन कोई मतलब नहीं, बोलो यार, तो बात समझ में आ रहा होगा। ओके, ये क्लियर हो ना क्या जी? ये वाला है कि ओपन एंड से टकरा के आएगा तो प्रेशर का फेज चेंज 180 डिग्री से होगा, बोलो जी, और डिस्प्लेसमेंट का नहीं होगा। और रिजिड से टकरा के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का 180 डिग्री से होगा, प्रेशर का नहीं होगा। प्रेशर का फेज चेंज होने का मतलब कंप्रेशन किया तो कंप्रेशन में वापस आएगा, रेरफैक्शन किया तो रेरफैक्शन में वापस आएगा। इसको एक्सप्लेन भी कर दिया सकता है, लेकिन कोई मतलब है नहीं। ओके।